साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, हो जाइए तैयार। जितने भी प्यारे साथी बिहार कांस्टेबल की तैयारी में लगे हैं, आप सभी साथी तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले सवाल से, और इस साथ ही साथ हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। चलिए साथियों, ये रहा आपके आज के सेशन का पहला प्रश्न। आप लोग भी जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, बताइए। जो काकोरी कांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था साथियों? क्या ये आपका 1922 में हुआ था, या फिर 1923 में, या फिर 1925 में, या फिर साथियों 1927 में? बताइए काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो देखिए आप सभी साथियों को बताते चलें कि काकोरी कांड साथियों ये आपका 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब? 9 अगस्त 1925 को आपका काकोरी कांड हुआ था। अगर यहाँ से आपको सवाल पूछे कि बताइए साथियों कि इसमें प्रमुख कौन कौन क्रांतिकारी थे, तो ध्यान रखिएगा एक नाम आता है आपका राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका? राम प्रसाद बिस्मिल। ये सभी नाम को आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। क्या क्या नाम आप है? पहला नाम है क्या? राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद साथियों एक और नाम आता है जिसका नाम क्या है? ये सभी क्रांतिकारी थे। एक नाम है क्या? अशफाक उल्ला खां। क्या साथियों? अशफाक उल्ला खां। इन सभी नाम को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ना इन सभी नाम से भी सवाल पूछ दिए जा सकते हैं कि काकोरी कांड में कौन कौन क्रांतिकारी थे, या फिर इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी कांड में नहीं थे। इस तरह भी सवाल पूछ सकता है। और एक नाम थे, और वो क्या था आपका? चंद्रशेखर। कौन साथियों? चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। इन तीनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों नाम किससे रिलेटेड है? काकोरी रेल कांड से। जो साथियों काकोरी कांड हुआ था ना, ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की ओर, और आप सभी को बोलते चलें कि ये इन सभी बातों को ना आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए एक के बाद बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये रहा दूसरा सवाल आपके सामने में। आप लोग भी जवाब दीजिए कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 जो है साथियों किस राज्य से संबंधित है? बताइए अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? क्या पंजाब से संबंधित है, या फिर जम्मू कश्मीर से, या असम से, या फिर मिजोरम से? फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि आर्टिकल 370 जो है साथियों ये किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो 370 है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से ना करंट में अगर आपको सवाल पूछे कि जम्मू कश्मीर के कहाँ पे, तो पहलगाम। कहाँ पे साथियों? पहलगाम में क्या हुआ था? टेरर अटैक हुआ था, यानी आतंकवादी हमला हुआ था। और उस हमले को यानी भारत ने कौन सा ऑपरेशन चला के जवाब दिया? तो आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन? तो साथियों ध्यान रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा साथियों? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा साथियों? ऑपरेशन सिंदूर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसी तरह से दूसरे सवाल के बाद तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए साथियों तीसरा सवाल आपके सामने में कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में ना एक समझौता हुआ था, और वो बोल रहा है कि ये समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या 1928 में, 1928 में, या फिर 1930 में साथियों, या 1931 में, या फिर 1935 में? बताइए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आप लोग को बताते चले कि 1930 में ना साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब? 1930 में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। किसमें? एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब 1930 में शुरू हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वो आपका हो जाएगा साथियों 1931। कब साथियों? 1931 में। किसमें? 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? गांधी इरविन समझौता। और आप लोग ध्यान रखिएगा ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो देखिए साथियों इस आंदोलन में कुछ बातें हुआ था। जैसे 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था? देखिए 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 1931 में ना इस आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति हुआ था। 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, तो इस आंदोलन को क्या किया था? स्थगित करने पर सहमति हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। स्थगित करने पर सहमति हुआ था साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर।
ये रहा चौथा सवाल आपके सामने में, जवाब दीजिए आप लोग कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या इंदिरा गांधी, या फिर साथियों लाल बहादुर शास्त्री? तो देखिए, इस जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जो महात्मा गांधी ने साथियों जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ना साथियों 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा महात्मा गांधी दिया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों देखिए, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री, किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यानी 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये रहा 5वां सवाल, जवाब दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, आपको सवाल पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा पूछा है महाद्वीप कौन सा है। क्या वो आपका अफ्रीका हो जाएगा, या एशिया हो जाएगा, या यूरोप हो जाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा? साथियों ध्यान रखिएगा, अगर सबसे छोटा बोलता, अगर सबसे क्या बोलता है, छोटा बोलता, तब क्या हो जाता आपका? ऑस्ट्रेलिया हो जाता। क्या हो जाता साथियों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा की बात किया, सबसे बड़ा, तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप जो है साथियों ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसी में हमारा प्यारा देश भारत भी है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारा प्यारा देश भारत कौन से महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप जो है साथियों ये क्या है? सबसे बड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सबसे छोटा की बात करता तब क्या हो जाता साथियों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता। बस आपको प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि टोटल कितने महाद्वीप हैं, टोटल कितने महाद्वीप हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 5 के बाद इसी तरह से बढ़ते हैं धीरे धीरे से 6ठे प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 6, जवाब दीजिए साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके प्रधानमंत्री कौन थे? क्या कालिदास इसके प्रधानमंत्री थे, या फिर चाणक्य, या फिर साथियों बाणभट्ट, या फिर टोडरमल? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न संख्या 6 का आप लोग जवाब दीजिए साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिएगा इसका प्रधानमंत्री कौन, याद रखने का तरीका ध्यान रखिएगा। अगर ये सवाल पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, तो चौ से चंद्रगुप्त और चौ से चाणक्य, चाणक्य इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। यानी 6 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये रहा 7वां सवाल आपके सामने में, जवाब दीजिए आप लोग। देखिए साथियों 7वां सवाल कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? क्या जल संरक्षण से है, या ऊर्जा उत्पादन से है, या फिर खाद्य उत्पादन से है, या फिर साथियों उद्योग से है? फटाफट आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए कि हरित क्रांति जो है साथियों इसका संबंध किससे है? तो देखिए साथियों हरित क्रांति का जो संबंध है ना, ये आपका जल संरक्षण से भी नहीं है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण से भी नहीं है, और ये आपका उद्योग से भी नहीं है। और हरित क्रांति का जो संबंध है ना साथियों, ये आपका किससे? खाद्य उत्पादन से। किससे? खाद्य उत्पादन से आपका हरित क्रांति का संबंध है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ना आपको सवाल पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? भारत में अगर पूछ दे आपको कि हरित क्रांति के जनक अगर कभी आपको पूछ दे तो आपको घबराना नहीं है। हरित क्रांति के जनक अगर भारत में पूछे साथियों तो कौन है? वो MS स्वामीनाथन। कौन है साथियों? MS स्वामीनाथन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन साथियों? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये आपका क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो साथियों देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित था? तो आपका खाद्य उत्पादन से संबंधित है। अगर आपको पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक कौन, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी 7 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद धीरे धीरे से 8वां प्रश्न की ओर। ये रहा 8वां सवाल, जवाब दीजिए
कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्या 1952 में हुई, 1959 में हुई, 1962 में हुई या 1972 में हुई? साथियों जवाब दीजिए कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था था ना, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखिए ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो साथियों 1959 यानी 1959 में। कब साथियों? 1959 में हुई, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बोले कि भारत के किस राज्य से हुई साथियों, तो आपको ध्यान रखना है वो आपका कौन है? राजस्थान। कहाँ से साथियों? राजस्थान से क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगर यहाँ से और सवाल पूछ दे कि राजस्थान के कौन से जिले से साथियों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान का कौन सा जिला? तो नागौर। कौन सा? नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 9वां सवाल आज के सेशन का। आप सभी साथी भी जवाब दीजिए फटाफट। क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, आप ध्यान रखिएगा। जो संविधान सभा के ना एक अस्थायी अध्यक्ष थे और एक अस्थायी अध्यक्ष। तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ से कि देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। क्या पूछा है? अस्थायी अध्यक्ष। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ देता, क्या पूछता? अस्थायी अध्यक्ष, तब आपका कौन हो जाता? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या साथियों? अस्थायी अगर अध्यक्ष पूछ दे तो आपको घबराना नहीं है। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा साथियों? आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ से एक डेट भी याद रखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो साथियों 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946। ये दो डेट आप लोग याद रखिएगा। एक क्या? 9 दिसंबर 1946 और एक अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो आपका क्या था साथियों? 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर 1946। ये 2 तारीख आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा का अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। अगर पूछ दे कि अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कब साथियों? 9 दिसंबर 1946। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? 9 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते फटाफट। ये रहा 10वां सवाल। बताइए आप लोग, ये रहा 10वां सवाल आज के सेशन का कि किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? बताइए किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? क्या उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, या पंजाब को, फिर छत्तीसगढ़ को, या फिर साथियों हरियाणा को? बताइए किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए अगर बोलता मसालों का कटोरा साथियों, क्या मसालों का, तो कौन है साथियों? मसालों की बात अगर बोलता तो कौन है? केरल है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मसालों की बात करता तो क्या हो जाता साथियों? कौन सा राज्य? केरल। लेकिन धान का कटोरा बोला है तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो धान का कटोरा है ना वो आपका किसको जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। यानी 10 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मसालों का बोलता तो केरल हो जाता, लेकिन धान बोला है साथियों तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये रहा 11वां प्रश्न साथियों, आप लोग भी जवाब दीजिए। क्या बोला है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, या H2O हो जाएगा, या NaCl हो जाएगा? फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ से ना एक सवाल ये भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। जल क्या है साथियों? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। ये वाला सवाल भी पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी समझदार भी है साथियों, समझने वाला भी है। देखिए यहाँ पे H2SO4, देखिए H2SO4 की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसी को ना अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या साथियों? अम्लों का राजा की अगर बात करा आपको कभी भी आपको बोले कि अम्लों का राजा, तो क्या हो जाएगा साथियों? H2SO4। या फिर ये बोल दे कि बैटरी का अम्ल। क्या साथियों? बैटरी का अम्ल अगर बोल दे, बैटरी का अम्ल, तब भी क्या हो जाएगा साथियों? आपका H2SO4 भी हो जाएगा। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए साथियों आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी NaCl है। ये NaCl आपका क्या है? साधारण नमक। क्या साथियों? ये आपका साधारण नमक, जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उसका अगर आपको सूत्र पूछ दे तो आपका NaCl हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये साथियों NaCl क्या है? ये आयनिक यौगिक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए बहुत आसान था, हालांकि जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। और यहाँ से कुछ बातें और आप ध्यान रखिएगा, जो H2O का अगर कभी आपको आणविक भार पूछ दे, क्या पूछ दे?
आणविक भार, रुकिएगा साथियों थोड़ा सा, हाँ ये आपका अगर जल का अगर आपको आणविक भार पूछ देना साथियों तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आणविक भार कितना हो जाएगा, तो आणविक भार 18 हो जाएगा। कितना साथियों, 18 हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए साथियों इसका भार कितना है, हाइड्रोजन का 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 8 × 16, तो यहाँ पे आपका कितना 16 + 2 मिलके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी आपका जल का आणविक भार कितना हो जाएगा साथियों, 18 हो जाएगा। और बोलेगा कि इसका अधिकतम घनत्व, क्या साथियों, अधिकतम घनत्व अगर बोले आपको, डेंसिटी अगर बोले तो कितना हो जाएगा साथियों, अधिकतम घनत्व इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए हालांकि आसान सवाल था, लेकिन हम लोग क्या किए, इसके बारे में बहुत सारी बातें सीखे। तो चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये रहा 12वां सवाल, जवाब दीजिए साथियों। यहाँ से भी हम लोग कोशिश करेंगे बहुत सारी बातों को जानने का, और आप लोग ना नोट भी कीजिएगा। क्या है कि मनुष्य की सामान्य रक्त समूह प्रणाली क्या है। देखिए साथियों, मनुष्य की सामान्य अगर रक्त समूह प्रणाली बोले तो आपका क्या हो जाएगा, ABO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ABO। अब देखिए साथियों, रक्त समूह जो है ना वो कितने प्रकार का है, तो ध्यान रखिएगा 4 प्रकार का है। और रक्त समूह के बारे में किसने बताया था, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। वो कौन, कार्ल लैंडस्टेनर। कौन साथियों, लैंडस्टेनर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन साथियों, कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने क्या किया था, रक्त समूह के बारे में जानकारी दिया था। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रक्त समूह में ना कुछ बातें और आप ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साथियों जो आपका O निगेटिव है ना, ये O निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ये ना साथियों आपातकाल की स्थिति में चढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में अगर बोले कि कौन सा आपातकाल की स्थिति में कौन सा रक्त को चढ़ाया जाएगा, तो साथियों O निगेटिव। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथियों AB जो ब्लड ग्रुप है ना ये आपका यूनिवर्सल ना रिसेप्टर बोला जाता है। क्या, यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है। इन सभी बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे कि ब्लड ग्रुप कितना, तो 4 प्रकार का। कितना, 4। किसने खोज किया, तो कार्ल लैंडस्टेनर। और आपातकाल की स्थिति में कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, तो O निगेटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ले सकता है, इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, तो AB को साथियों। इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए 12 के बाद अब बढ़ेंगे इसी तरह से 13वां प्रश्न की ओर। ये रहा 13वां सवाल, आप लोग जवाब दीजिए। क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताइए। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है, क्या समय का है, दूरी का है, द्रव्यमान का है, या शक्ति का है। साथियों ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है ना ये आपका किसका, दूरी का मात्रक है। किसका, प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का मात्रक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि दूरी का मात्रक क्या है साथियों, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 13 के बाद बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। ये रहा 14वां सवाल कि पौधों में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि पौधों में ना भोजन निर्माण की प्रक्रिया, क्या साथियों, भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो देखिए पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब इसके बारे में जान लीजिए, होता क्या ना साथियों, CO2, उसके बाद आपका H2O, ये आपका किसमें, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल, और आपका सनलाइट की मौजूदगी में क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये वाला आपका समीकरण बनेगा। अब देखिए यहाँ से कैसा कैसा सवाल आपका बनता है आपको समझना है साथियों। देखिए क्या हुआ कि CO2 H2O लेकर के क्या बना, C6H12O6। इसी को क्या बोलते हैं साथियों, ग्लूकोज बोलते हैं। इसी को ग्लूकोज बोलते हैं, और यही मेन प्रोडक्ट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर यहाँ से सवाल पूछे कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका उपयोग करते हैं, अगर उपयोग की बात करें किस गैस का उपयोग करते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस गैस का उपयोग, तो आपका CO2 गैस का उपयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगर पूछ दे कि बाई प्रोडक्ट के रूप में यानी उपोत्पाद के रूप में कौन सा गैस बाहर निकलता है, क्या साथियों, उपोत्पाद के रूप में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगर ये बोल दे कि ऑक्सीजन किससे टूट के निकलता है, तो आपका ऑक्सीजन किससे टूट के निकलता है साथियों, जल से निकलता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो देखिए इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन B। चलिए अब बढ़ते हैं 14 के बाद 15वां प्रश्न की ओर। तो साथियों जवाब दीजिए 15वां प्रश्न क्या है
कि कौन सी गैस हमें सांस लेने में सहायता करती है। बताइए सांस लेने में हमें कौन सी गैस सहायता करती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर हीलियम। साथ ही इस सवाल का आप लोग को जवाब नहीं देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 15 नंबर सवाल का जवाब आप लोग को खुद बताना है। देखिए यहाँ से ना कुछ बातें और आप जानिए कि साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ना पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछ दे कि पेड़ पौधे सांस कौन सा गैस लेते हैं, अगर पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं ना साथियों, श्वसन में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो साथियों फिलहाल इस सवाल का जवाब आपको देना है। चलिए बढ़ेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर। ये रहा 16वां सवाल आपके सामने में, विटामिन से सवाल है। बताइए कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। देखिए बहुत आसान सवाल है कि कौन सा विटामिन ना सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो साथियों देखिए विटामिन डी जो है ना ये आपका सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सबको पता है। बस आपको ये बताना है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन ए की कमी हो जाए तो एक तो रतौंधी होगा और दूसरा बीमारी कौन सा होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं। और देखिए विटामिन बी जो है ना इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो बी से बेरी याद रखिएगा। क्या साथियों, बी से बेरी आप याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से क्या होगा साथियों, स्क्रवी होगा, इसको आप भी ध्यान रखिएगा। इन सभी बात को आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन डी साथियों यानी कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं धीरे धीरे से 17वां प्रश्न की ओर। जवाब दीजिए साथियों। 17वां सवाल क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। क्या सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है या फिर फेफड़ा है या अग्नाशय है या अमाशय है। साथियों आप लोग जवाब दीजिए। इस बीच हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं कि अग्नाशय जो है ना साथियों ये आपका मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है, मिश्रित। कभी अगर आपको पूछ दे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सा है तो आप ध्यान रखिएगा वो आपका अग्नाशय है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इससे इंसुलिन हार्मोन। कौन सा साथियों, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, आपका यकृत हो जाएगा। यकृत जो है, यकृत ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यानी 17 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। ये रहा 18वां सवाल। जवाब दीजिए कि बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए एक जो बल्ब होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों क्या ये अपवर्तन के सिद्धांत पर या परावर्तन के सिद्धांत पर या उष्मा उत्सर्जन के सिद्धांत पर या चुंबकत्व के सिद्धांत पर। देखिए साथियों ऑप्शन के हिसाब से ना बहुत आसान सवाल है कि बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका हो जाएगा उष्मा उत्सर्जन के सिद्धांत पर। किसमें, उष्मा उत्सर्जन के सिद्धांत पर। यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा कि बल्ब को ना विद्युत ऊर्जा दिया जाता है। कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा दिया जाता है। और वो विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए बल्ब को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। विद्युत ऊर्जा देने के बाद वो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो वो आपका विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, हर हाल में बताना है। और यहाँ से ये बात जान लीजिए कि बल्ब में ना साथियों जो फिलामेंट होता है, क्या होता है, फिलामेंट जो होता है ना वो आपका क्या होता है, टंगस्टन धातु का। कौन सा धातु का, टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। कौन सा धातु साथियों, टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है। आप लोग भी साथ में बोला कीजिए, साथ में लिखा कीजिए, ताकि आपको ना याद रह जाए कि बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मा उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करता है। और साथियों बल्ब को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा दिया जाता है। और आपको बताना है कि वो विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। और बल्ब में जो एक फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। साथियों इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर। ये रहा 19वां सवाल आपके सामने में। बताइए कि दूध का प्रमुख घटक कौन सा है। बताइए दूध का प्रमुख घटक कौन सा है। क्या उसका प्रमुख घटक प्रोटीन है या वसा है या लैक्टोज है या कैल्शियम है। फटाफट बताइए साथियों कि दूध का प्रमुख घटक कौन सा है। यहाँ से ना एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दूध में ना साथियों अगर आपको कभी पूछ दे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अगर आपको कभी कोई पूछ दे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो घबराइएगा नहीं। वो आपका कौन सा साथियों, कैसीन प्रोटीन। कौन सा, कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दूध का प्रमुख घटक जो है वो आपका लैक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 19 के बाद आप बढ़ेंगे धीरे धीरे से 20वां प्रश्न की ओर। जवाब दीजिए आप लोग 20वां प्रश्न
कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या, बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, क्या वाट हो जाएगा या न्यूटन हो जाएगा या जूल हो जाएगा या कैलोरी हो जाएगा। साथियों चाहे ऊष्मा बोले या फिर ऊर्जा बोले, इन दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, जूल होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यानी 20 नंबर जो सवाल था इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। बताइए 20 सवाल आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग आज 20 सवाल लेके आए आप लोगों के लिए और 20 सवाल को एक तरफ से बारीकी से आप लोगों को बताने का कोशिश किए। तो बताइए साथियों 20 सवाल आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी तरह से आप लोग ना तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें।